इसको पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी। जैसे इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, मूविंग मैग्नेट टाइप एंड मूविंग कॉइल टाइप। और फिजिक्स में चीजें बहुत आसान है। अगर मैं कह रहा हूं मूविंग मैग्नेट टाइप, तो डेफिनेटली इसमें कौन घूमेगा? मैग्नेट। कॉइल स्टेशनरी रहेगा। और मूविंग कॉइल टाइप कॉइल घूमेगा। अब इसको रिजेंबल करो तुम्हारे डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस से। अगर तुमने खिलौने की मोटर देखी, खुली हुई नहीं देखी तो लैब में जाकर देख लेना। तो खिलौने की मोटर में क्या होता है? कॉइल घूमती है और मैग्नेट होता है फिक्स। मैग्नेट इज स्टेशन। उस पोल में दो पीसेस लगे होते हैं, एन एस, रिंग मैग्नेट टाइप मैग्नेट होते हैं, उसके टुकड़े। फिर अगर कूलर का पंप देखा तुमने, सबमर्सिबल पंप जो अंदर डूबकर चलता है, वो कभी खराब हो जाएगा, वैसे सफाई करने के लिए निकालो तो उसके अंदर मैग्नेट घूमता है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, वो घूमता है, टरबाइन से वो जुड़ा रहता है, वाटर व्हील से। और केसिंग के अंदर होती है कॉइल। कॉइल इज स्टेशनरी, मैग्नेट इज मूविंग। तो उसको क्या बोलेंगे? मूविंग मैग्नेट टाइप। लैब में जो भी तुम गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर काम में लोगे या लिए हैं तुमने, तो ये सब मूविंग कॉइल टाइप है। स्ट्रक्चर वहां पर खुला हुआ भी लगा रखा है, तुम देख सकते हो। इसमें कॉइल घूमती है और मैग्नेट स्टेशनरी होता है। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाना आसान होगा है मूविंग मैग्नेट टाइप? सही जवाब है, मूविंग मैग्नेट टाइप बनाना आसान होगा। मैं तुम्हें बताता हूं कारण क्या है। अगर कॉइल घूम रही है तो कॉइल को तुम करंट ट्रांसफर कर रहे हो कहीं से, जैसे मोटर करंट ट्रांसफर करो, तुम्हें बुश वाला अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। बिना बुश वाले अरेंजमेंट के, यानी घिसड़ते हुए कांटेक्ट हो, जिससे कि लगातार करंट ट्रांसफर होती रहे, नहीं तो दो तार डायरेक्ट जोड़ के तार तो पड़ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है मूविंग कॉइल टाइप। मूविंग मैग्नेट टाइप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें एक प्रोजेक्ट आइडिया दे रहा हूं, जिनको स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है। मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट तुम्हें बनाना है, तुम घर पे बना सकते हो बड़े आसानी से, और उससे करंट भी नाप सकते हो। कैसे? अभी जो टाइम आने वाला है उसमें तुम च्यवनप्राश खरीदोगे, सर्दी आ जाएगी तो च्यवनप्राश का डब्बा जब खाली होगा तब तक वो प्रोजेक्ट बनाने वाला टाइम आ जाएगा तुम्हारा, जनवरी फरवरी। तो जो खाली डब्बा उसको प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर लेना। च्यवनप्राश का डब्बा लो, और तुम्हें चाहिए अब बहुत सारा तार। पिछला जो आइडिया दिया था मैंने, उसमें तो थोड़ा सा तार चाहिए था, सीएफएल बुलवाई थी तुमसे और सॉलिड बनाए थे सीएफएल बोल के। तो अब की बार तुमने बनाई नहीं बनाई, मैंने तो तुम्हें बनवा दी थी। तो अब की बार तार थोड़ा ज्यादा चाहिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर है तो भी चलेगा, इंसुलेटेड एल्यूमिनियम वायर है तो भी चलेगा, पर ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना है। तो हमें जो है ऐसा कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। तो जुगाड़ है ट्यूबलाइट की चौक जो खराब हो चुकी है। कौन सी वाली? इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं, इलेक्ट्रिकल वाली। जो ट्यूबलाइट झपक के जलती है उसकी चौक, जो एक बार में बल्ब की तरह जल जाती है उसकी चौक काम नहीं आएगी, उसमें तार नहीं। तो जो झपक के जलती है उसकी चौक पुरानी खराब हो जाए, पुरानी हो चुकी है, लोड नहीं ले पा रही, तो भी यूज कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट हो जाते हैं इसमें कॉइल्स, तो उसको फोड़कर जब तार निकालोगे तो काफी तार निकलेगा। काफी कितना? फिजिक्स में काफी बोले कोई मतलब नहीं। हाँ, हमें आइडिया चाहिए कि कितना। तो लगभग 100 मीटर तार 2 वायर लाइन खिंच जाए, कितना? कैसे पता चला? जब मैं तुम्हारे बराबर का था तो मैंने बहुत सारी ट्यूबलाइट की चौक खोली थी और उसमें से तार निकाला। तार निकालने के लिए कई काम में लिया था उसको तार को। जैसे मेरे घर से मेरे दोस्त का घर 100 मीटर की दूरी पर था और मैंने बिजली के खंबे वो 2 तार की लाइन खींच दी थी इंटरकॉम पे बात करने के लिए, 2 वायर लाइन। तो अपने घर से अपने दोस्त के घर तक इंटरकॉम से मैं बात कर पाता था। जब तक पतंग का सीजन नहीं आया तब तक बड़े आराम से हमारा ये सिलसिला चला। पतंग का सीजन आने के बाद पतंगें उलझी उस तार में और बच्चों ने मंजा समझ के उसको लूट लिया। क्योंकि वो तार कैसा दिखता है? पतला होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, तो उसमें खर्चा कुछ नहीं लगेगा। तो ये तार तुमने निकाला, अब ये तार क्या करो? लपेट दो उस पे। किस पे लपेटना है? हाँ, खाली च्यवनप्राश तुम खा गए। इसको तुम कई तरह से यूज कर सकते हो। तुम इसको भूकंप मापी यंत्र भी बना सकते हो। सीस्मोग्राफ बनाना है वो बना सकते हो। सीस्मोग्राफ कैसे बनेगा वो भी तुम्हें आइडिया दो। तो तुमने इस पे लपेट दिया, बहुत सारे टर्म्स लपेटते हो। ध्यान रखना है सेंस ऑफ रोटेशन सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार ऐसे फिर ऐसे लपेट ऐसे लपेटते पूरा ऐसे लपेटना है। मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। उल्टा कर दिया तो आधा मैग्नेटिक फील्ड आधा इधर, तो कैंसिलेशन हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा।
जितना ज्यादा सेंसिटिव बनाना है उतनी ज्यादा लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर। उसके बाद बीच में कुछ बेस के लिए कोई धागे की रील का पोला पीछे बचा हुआ या कुछ ऐसा स्टैंड यहाँ पर फिक्स कर दो, फेविक्विक से चिपका दो और इसके सेंटर पर यहाँ पर चिपका दो तुम वो जो स्टैंड बनाया है, स्टैंड पर चिपका दो एक कंपास निडल मैग्नेटिक। अब इसमें जब भी कोई करंट का सोर्स तुम जोड़ोगे, मान लो सेल जोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और ये जो कंपास निडल लगाई है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो करंट के हिसाब से वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, अब तुमने मान लो ये बना लिया, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई, डिफ्लेक्शन ही नहीं आता। ऐसा होगा क्या डिफ्लेक्शन नहीं आया या कम आए? प्रैक्टिकली तुम्हें समझ में आएगा क्या परेशानी आ रही है, थ्योरी से लिंक कर सकते हैं। परेशानी ये है कि ये जो सॉलिनॉइड बनी है यहाँ पर, इसका एक्सिस ऐसे है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा जो इस मैग्नेटिक निडल के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी दिमाग भी लगाना पड़ेगा साथ में। तो इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन अभी सही नहीं है। इसका ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। अब ओरिएंटेशन ऐसे हो तो देखोगे कैसे डिफ्लेक्शन, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन रखना पड़ेगा तुम्हें। साइड से देखने के लिए कोई विंडो डब्बे में काट के बनानी पड़ेगी जिससे तुम यहाँ बेस पर रखी हुई इस निडल में आने वाला डिफ्लेक्शन देख सको। वो एक्स्ट्रा प्रोविजन इसमें करना पड़ेगा साइड से देखने के लिए। अब डिफ्लेक्शन आएगा बिल्कुल सही और इसमें कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का भी। तो तुम्हें इसका ओरिएंटेशन ऐसे रखना पड़ेगा, तो नॉर्थ साउथ में रखो तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाए या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, और परपेंडिकुलर रखोगे तो फिर दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये रिफ्लेक्ट होगी और इसका डिफ्लेक्शन क्या बताएगा? करंट को नाप देगा सीधे सीधे। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बन गया जिसका नाम होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो ये एक कैसा इंस्ट्रूमेंट है? मूविंग मैग्नेट टाइप। पर हमारे सिलेबस में क्या है? मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल टाइप पढ़ना। अब मूविंग कॉइल टाइप पे आ जाते हैं वापस। अंतर तुम्हें समझ में आ गया क्लियर? मूविंग मैग्नेट टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब मूविंग कॉइल टाइप पे जब हम आते हैं तो मूविंग कॉइल टाइप फिर से दो तरह का है। 2002 के पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें था सस्पेंडेड टाइप एमसीजी, और अब जो एनसीईआरटी उसमें पिवोटेड टाइप एमसीजी। अभी दो वर्ड है, सस्पेंडेड टाइप, पिवोटेड टाइप। व्हाट इज द डिफरेंस? हमारी क्लच वाली पेंसिल होती है, उसमें नॉब को पकड़ने का जो अरेंजमेंट होता है वैसा अरेंजमेंट होता है। वहां से तार को पकड़ते हैं, तार को लटकाते हैं, फास्फर ब्रॉन्ज का वायर होता है, तार के दूसरे एंड पर कॉइल को लटकाते हैं। सस्पेंडेड टाइप। कॉइल का जो दूसरा एंड है, बहुत सारे टर्न्स आगे दिखाने के लिए हम सिर्फ 1.5 टर्न दिखाते हैं। ऐसे घुमाया मतलब टच नहीं होता। नीचे इसमें एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है सपोर्ट के लिए, एयर स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग। जब ये घूमेगी तो इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा तो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा था बिना साइन थीटा में अगर साइन थीटा 1 हो जाए तो टॉप एक्सट्रीम हो जाएगा। तो साइन थीटा को 1 करने के लिए हम कॉनकेव पोल पीसेस यूज करते हैं। कॉनकेव पोल पीसेस का फायदा ये होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसके सेंटर पर हम यहां पर लगा देते हैं एक आयरन सिलेंडर जो कि फिक्स होता है। कॉइल घूमती है, सिलेंडर नहीं होता। आयरन सिलेंडर का फंक्शन क्या है? तुम्हें याद हो तो सुपर कंडक्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था अगर ये बिस्मथ का ब्लॉक है, बिस्मथ इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है तो रिपेल होकर जाएंगे, आसपास से निकल जाएंगे। और सुपर कंडक्टर्स होते हैं आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मान लो ये मैग्नेट है और इसके ऊपर मैंने कॉपर रखा, कॉपर इज डायमैग्नेटिक पर आइडियल डायमैग्नेटिक नहीं है। अभी कॉपर इसी पर रेस्ट करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आइडियल डायमैग्नेटिक सुपर कंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉपर को क्या करना पड़ेगा? प्रोफेसर कैमर्लिन ओम्स ने बताया था कि अगर टेंपरेचर कम करते जाओ कंडक्टर का तो उनका रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा। तो इसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए मेरे पास है लिक्विड नाइट्रोजन, मैंने इस पर लिक्विड नाइट्रोजन डाली। एक सिचुएशन ऐसे है कि लिक्विड नाइट्रोजन डालने के बाद इसका टेंपरेचर कम होगा, हवा में तैर जाए, अपने आप ऊपर आ जाएगा, तैरने लगेगा हवा।
बिकॉज ऑफ मैसनर इफेक्ट। मैसनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या करते हैं, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देते हैं, बाहर निकाल फेंकते हैं। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट का, उससे रिपेल होगा, यानी उसको बाहर निकाल फेंकेगा, खुद हवा में आता है। तो वो तो था डायमैग्नेटिक इफेक्ट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इनकी परमेबिलिटी होती है 1000 के ऑर्डर की, डायमैग्नेटिक की थी नेगेटिव, इसकी 1000 के ऑर्डर, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पसंद करती है इसमें से होकर जाना। तो जब यहाँ सेंटर पर इसे लगा दिया आयरन सिलेंडर को, तो मैक्सिमम लाइंस इसमें से होकर जाएंगी, तो कॉइल के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, तो कॉइल का फ्लक्स बढ़ जाएगा, कॉइल के साथ एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी। अब रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग लेने का तरीका, इससे जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं डार्क रूम में ले सकते हो, अंधेरा होना चाहिए। इसके ऊपर वायर के ऊपर एक मिरर पेस्ट कर देते हैं, वायर है पीछे, इस पे चिपका देंगे मिरर। कौन सा, क्राफ्ट वर्क में कई बार नहीं यूज किया होगा, कुशन कवर पे लगा रहता है मिरर लगा। सामने ब्यूरेट स्टैंड रखा, ब्यूरेट स्टैंड पर इसी हाइट पर टॉर्च लगाई, टॉर्च की रोशनी सीधे इस पर जाने के लिए सेट किया, टॉर्च के साथ एक हॉरिजॉन्टल स्केल लगाया, बड़ा स्केल, बिगर स्केल, टॉर्च से लाइट इस पर आई, जब इसमें करंट पास करेंगे, कहां से पास करेंगे, यहां से करंट आएगी तो यहां से जाएगी। जैसे ही करंट पास करेंगे कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो वायर में ट्विस्ट आएगा, मिरर भी घूमेगा, मिरर घूमेगा तो उसका रिफ्लेक्शन चलका स्केल पर घूमेगा, चलका स्केल पर घूमेगा, तो मान लो चलका गया 10 सेंटीमीटर तक, तो 10 सेंटीमीटर को मानूंगा r, टॉर्च से यहां तक की डिस्टेंस को मानूंगा रेडियस, एंड r अपॉन रेडियस में थीटा निकाल। इसको कहते हैं लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। ये सारी जो डिटेल बताई मैंने ये ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, जो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में जाएंगे वहां उन्हें करना होगा। 2002 से पहले वाली एनसीईआरटी में ये था। तुमसे पूछा जाता था, पुराना क्वेश्चन मिलेगा, सस्पेंशन फाइबर की प्रॉपर्टीज देखो, तो इसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, करंट को कंडक्ट कर दे कॉइल तक, और इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है मॉडुलस वो ठीक ठीक होना चाहिए, कॉइल को सस्पेंड कर खींचना जाए। समझ गए, ये नहीं तैयार करना, दिस इज सस्पेंडेड टाइप। कौन सा तैयार करना है, पिवोटेड टाइप, तो ब्रैकेट में लिखो पिवोटेड टाइप, एमसीजी में पिवोटेड टाइप। इस पिवोटेड टाइप के दो नाम और हैं, इसका एक नाम है डेस्क टाइप, क्योंकि डेस्क पर रखकर यूज करते हैं, लैब में यूज किया तो डेस्क पर, तो डेस्क टाइप। या इसको बोलते हैं वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, WESTON, वेस्टर्न, तो डेस्क टाइप या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, ये तीनों इसी के नाम। ये काफी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, लैंग्वेज में लिखोगे, it is a sensitive instrument, it is a sensitive instrument, which can measure very small current, which can measure very small current, very small, कितनी small, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की, ब्रैकेट में 10 की पावर -6 एम्पियर, इतनी स्मॉल है, तो इतना सेंसिटिव हो गया, वो इनका करना। अच्छा ऊपर 5 एम लिख लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन है एमसीजी पर, 5 नंबर होता है। प्रिंसिपल, सब हेडिंग प्रिंसिपल। अगर सिर्फ प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछते तो 3 नंबर, साथ में करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, G2 है G2V कुछ पूछ लेते तो 5 नंबर, न्यूमेरिकल अलग तो 5 नंबर। प्रिंसिपल में लिख सकते हो, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, तो जो अभी तुमने आर्टिकल पढ़ा है वो इसका प्रिंसिपल है, लास्ट आर्टिकल जो पढ़ा था वो इसका प्रिंसिपल है। तो क्या फैक्ट है, when we place a current carrying coil, when we place a current carrying coil inside magnetic field, inside magnetic field, then it experiences a couple, it experiences a couple and get deflected, it experiences a couple and get deflected, so
by measuring the deflection, by measuring the deflection, we can measure current. By measuring the deflection, we can measure current. तो उस डिफ्लेक्शन को नापकर हम करंट को नाप सकते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया। और इसका डायग्राम बनाना है लॉजिकल सीक्वेंस में, जैसे मैं बना रहा हूँ एग्जैक्टली वही फॉलो करो। यहाँ पे फिर तुम्हारे लिए कोई इंस्ट्रक्शन है जो साइक्लोट्रॉन के लिए था। एक डायग्राम है एनसीईआरटी में, तुम वो भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो, जो भी तुम्हें बनाना है। दोनों में पूरे नंबर मिलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कॉइल से। हम दिखाएंगे 1.5 टर्न। ये मैंने कॉइल का 1.5 टर्न दिखाया। किसी की श्रद्धा अगर ज्यादा है तो वो 2.5 टर्न भी दिखा सकता है। 2.5 टर्न अगर तुम दिखा रहे हो तो ऐसे दिखाना होगा। एक बार इधर घुमाएंगे, एक बार इधर। कुछ बच्चे इसमें जो गड़बड़ करते हैं, ध्यान से सुन लेना, जो बिल्कुल आलसी और कामचोर होते हैं, वो कॉइल को ऐसे दिखाते हैं। और जब वो ऐसे दिखाते हैं तो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता। बिकॉज़ इट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग। यहाँ से अगर करंट आए इसके घूमने का कोई चांस नहीं है, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। तो beware of that, ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाना है। This is absolutely wrong. Better way भी 1.5 टर्न हम दिखाएं। अब इसको पिवोट करना है, पिवोटेड। पिवोटेड तो इसमें क्या करते हैं, नीचे भी स्पाइरल स्प्रिंग, ऊपर भी स्पाइरल, ऐसे दिखाना। ये ऊपर वाली स्पाइरल स्प्रिंग S1, ये नीचे वाली स्पाइरल स्प्रिंग S2। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, क्योंकि हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड और रेडियल डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ। अब वो भी समझ लेना रेडियल कैसे होगा। डायरेक्शन में कई बार कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता रेडियल क्या मतलब। sin थीटा हमेशा 90 कैसे हो जाए, मतलब sin थीटा 1 कैसे हो जाए, थीटा 90 कैसे हो जाए। जस्ट इमेजिन ये कॉइल है, जैसे कि पिछले डेरिवेशन में हमने रखा था, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल नहीं था। यहाँ पर कैसे, कॉइल के बीच में, कॉइल किसके बीच में, कॉनकेव पोल पीसेस के बीच में। मान लो ये ओरिएंटेशन है इसका, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा, कोई ना कोई कंपोनेंट होगा तो ऐसे हो तो भी जाएगा। एक कंपोनेंट तो ऐसा होगा जो इसके प्लेन के पैरेलल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके प्लेन के पैरेलल है तो इसके प्लेन का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, थीटा 90 होगा। तो हमेशा मैक्सिमम कपल काम करेगा, चाहे कॉइल किसी भी ओरिएंटेशन में हो, एक ना एक कंपोनेंट होगा जो प्लेन के पैरेलल होगा और थीटा 90 होगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आयरन सिलेंडर लगा दिया इसके सेंटर पर। उनसे पूछते हैं आयरन सिलेंडर का क्या यूज है, हमारा जवाब होता है टू मेक द मैग्नेटिक फ्लक्स इफेक्टिव। उनसे पूछते हैं व्हाट इज डन टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जवाब होता है वी यूज, एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, वी यूज कॉनकेव पोल पीसेस टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा भी पूछते हैं व्हाई कॉनकेव पोल पीसेस आर यूज्ड, हमारा जवाब है टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड, टू मैक्सिमाइज द कपल। रीडिंग लेने के लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर निडल लगाते हैं। वो निडल घूम सकती है, एक सेमी सर्कुलर स्केल होता है जैसा कि तुमने लैब में देखा है। नामांकित चित्र चाहिए तो नेमिंग कर दोगे, इंडिकेटर स्केल। और पर्टिकुलर गैल्वानोमीटर की बात करें तो सेंटर पे 0 होता है, इधर 30 डिवीजन तक जाता है और इधर भी 30 डिवीजन। निडल बीच में होती है सेंटर। और ये प्रैक्टिकल डेटा भी काम का होता है, हमें पता होना चाहिए स्केल कैसा होता है।
डायग्राम के पास जहां पर भी जगह हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तुम लिखोगे सी क्या है, आयरन सिलेंडर। तुम लिखोगे S1 एंड S2 स्पाइरल स्प्रिंग्स। डायग्राम कंप्लीट हो गया। ऐसा लगता है कंप्लीट हो गया, कुछ कमी है इसमें क्या? करंट कहां से आएगी, कहां से जाएगी, कहां से जोड़ना है इसको? मान लो करंट यहां से अगर आती है तो यहां से जाएगी, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसमें भी यही कमी है। एनसीईआरटी में डायग्राम अगर वाला बनाते हो तो उसमें करंट कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, मार्क कर लेना। स्पाइरल स्प्रिंग के एंड से कॉइल में करंट जाएगी और वहीं से निकलेगी। वो उसमें मिसिंग है, एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं है। उसमें तुम दिखा सकते हो करंट कहां से आएगी, कहां से जाएगी। अब लिखने इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कौन किससे कैसे जुड़ा है हम लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ a rectangular coil having capital N turns. It consists of a rectangular coil having capital N turns, comma, area of cross section capital A, area of cross section capital A, comma, pivoted P-I-V-O-T-E-D, pivoted between two concave pole pieces, pivoted between two concave pole pieces, concave P-O-L-E, pole pieces, टुकड़े, concave pole pieces of a magnet, with help of spiral springs S1 and S2 as shown, with help of spiral springs S1 and S2 as shown. Full stop. An iron cylinder is fitted. जब कॉइल घूमती है सिलेंडर नहीं घूमता। An iron cylinder is fitted at the center of coil. At the center of coil, and at the center of coil, and a needle is attached, which can move. Needle is attached which can move on semi-circular scale. Full stop. ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन। अब लिखनी वर्किंग। नेक्स्ट वर्किंग, इसमें तुम डैश डाल लिख सकते हो। The current to be measured, is passed या flown, F-L-O-W-N, flow लिखो या लिखो, passed through the coil, which produces, इसकी वजह से क्या होगा, which produces a deflecting couple, given as tau subscript d, बिना, क्यों, sin थीटा 1 है, थीटा 90 है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। डिफ्लेक्टिंग कपल हुआ BINA, इक्वेशन 1। ये इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा स्पाइरल स्प्रिंग्स में,
या तो खुलेंगे या तो बंद होंगे और अपोज करेंगे, which causes a twist in spiral springs S1 and S2. So they will provide a restoring couple tau subscript r equal to c theta. जैसे स्प्रिंग्स हेलिकल स्प्रिंग्स के जो पढ़ते थे f equal to kx, तो रिस्पेक्टिव रोटेशनल क्वांटिटीज में बदल होगा, f की जगह घुमाने वाला फोर्स tau, k स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग c, डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट x की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। मेंशन करोगे c क्या है, रेफरेंस साइड c टॉर्जनल TORSIONAL कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, दोनों नाम पता होने चाहिए। जो एक डेफिनेशन बनाने का तरीका मैंने निकाला था, कुछ क्वांटिटीज को 1 करके बाकी को इक्वेट कर देते थे। अगर मैं थीटा को 1 कर दूं यूनिट ट्विस्ट, तो c टॉ के बराबर हो गया, c इक्वल टू टॉ। तो टॉ क्या है, कपल, और थीटा क्या होगा, यूनिट ट्विस्ट। तो हम बोलेंगे c इज कपल पर यूनिट ट्विस्ट, कपल पर यूनिट ट्विस्ट। इक्वेशन 2 थीटा भी मेंशन कर दो, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। एक घुमाना चाहता है, दूसरा रोकना चाहता है, दोनों के बीच में कहीं इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, दोनों जब बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो आगे देखो, इन इक्विलिब्रियम स्टेट tau subscript b equal to tau subscript r BINA equal to c theta और I equal to करंट नाम लिया हमको c upon BNA times theta। जब हम कोई गैल्वेनोमीटर बना देते हैं तो c को चेंज नहीं कर सकते, c फिक्स स्पिन लगा दी, B fix मैग्नेट लगा दिया, N fix नंबर ऑफ टर्न्स बना चुके, A fix, these all quantities are fixed for a given galvanometer और so the characteristic constant of the galvanometer capital K से दिखाते हैं। और I equal to K times theta where K equal to C upon BNA is called characteristic constant। K equal to C upon BN is called characteristic constant of galvanometer of G circle। तो कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन, thus I proportional theta characteristic constant था, thus I proportional theta। ब्लॉक में मत कर दो। So by measuring theta we can measure I। So by measuring theta we can measure I। थीटा नामकरण करें, नाम लेंगे